यस सर। चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। जो कि मोल्स के बारे में है, ठीक है। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मोल्स। तो देखिए, हमारे पास जो भी कोई केमिकल सब्सटेंस होता है ना, तो वो तीन फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। बेसिक फॉर्म होती है एटम्स, यानी एलिमेंट की फॉर्म में होगा तो वो क्या होगा, एटम्स। एटम्स की फॉर्म में होगा। और जब एटम्स कंबाइन करते हैं तो फिर मॉलिक्यूल बन जाएगा। एक तो आपके पास एटॉमिक फॉर्म में होगा, पहली बात। दूसरा क्या होगा कि आपके पास जब मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगा। मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब है, व्हेन एटम्स कंबाइन। व्हेन एटम्स कंबाइन, मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। अच्छा ज़रा आप देखें ना, हम मॉलिक्यूल को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद मैं असल ये आपको बेसिकली बताना बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसका एटम मैथ क्या होता है, मॉलिक्यूलर मैथ क्या होता है, फार्मूला मैथ क्या होता है। अब मॉलिक्यूल जो होता है एटम की कम्बिनेशन से मिलके बनता है। अगर एक ही किस्म के एटम मिलते हैं तो उसको कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अगर यानी कि बेसिकली आपके पास जनरली एटम्स कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। और अगर एक ही किस्म के सेम सेम टाइप ऑफ एटम्स अगर आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, then there are same type of atoms, सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन, तो इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल तो बनेगा लेकिन उसको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। इट विल बी नोन एज द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। सपोज अब इसमें दो एटम मिले हैं, दोनों हाइड्रोजन के एटम है, लेकिन इसको कहेंगे मॉलिक्यूल है, लेकिन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। इसी तरह आपके पास O2 है, दोनों एटम एक जैसे मिले हैं तो मॉलिक्यूल तो है, क्योंकि एटम के कम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बनता है, लेकिन इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, क्योंकि एक ही एलिमेंट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। Cl2, N2, ठीक है। इस तरह O3 है, एटसेट्रा। H2 आपके पास आ जाता है, इस तरह ये सारे आपके पास एग्जांपल्स हैं। अब देखें, जब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं ना, तो तब ये बनता तो मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल का मतलब है एटम्स का आपस में कंबाइन होना, ठीक है। व्हेन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स व्हिच कंबाइन विद ईच अदर, ठीक है, तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो हमेशा याद रखें कि मालिक बेसिकली मॉलिक्यूल इनका सबसे मतलब कि बेसिक है, ठीक है। इनका मतलब कि स्टार्ट में मॉलिक्यूल हैं, ये सारे होते तो मॉलिक्यूल्स हैं जब एटम्स कंबाइन करते हैं। बाद में कुछ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बन जाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बन जाते हैं, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल आपके पास क्या है, H2O है, CO2 है, यानी कि इसमें दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन के दोनों डिफरेंट एटम है, ठीक है। एक कार्बन का, दो ऑक्सीजन के डिफरेंट एटम्स हैं, ठीक है। NaCl है, एक सोडियम का एक क्लोरीन का डिफरेंट एटम्स हैं। अब इसकी मज़ीद टाइप्स हैं, कंपाउंड की मज़ीद टाइप्स हैं। कंपाउंड्स के टाइप्स में अब आप देखेंगे तो आपके पास एक होता है कोवलेंट कंपाउंड, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 के अंदर आप ये स्टडी कर चुके हैं। और एक होता है आयनिक कंपाउंड्स। अब यहाँ तो क्लियर हो गया कि कंपाउंड का मतलब है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स मिले हैं। अगर कोवलेंट बॉन्ड के जरिए मिले हैं तो कोवलेंट कंपाउंड है, जिस तरह CO2 है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड है, दोनों नॉन मेटल्स हैं ना, तो आपस में कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। H2O है, और इसी तरह आपके पास ICl है, ये कोवलेंट कंपाउंड है, दिस इज नॉट आयनिक। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल आपस में शेयरिंग से जो कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि दोनों डिफरेंट एटम्स हैं, ठीक है। अगर सिमिलर एटम्स हैं तो वो तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बन जाएगा, डिफरेंट है तो कंपाउंड बन जाएगा, और कोवलेंट बॉन्ड से बनेगा तो कोवलेंट कंपाउंड होगा, और अगर आयनिक से बनेगा, आयनिक बॉन्ड से, तो आयनिक कंपाउंड होगा, ठीक है। NaCl, अब ये देखिए, पहले वाली मेटल है, दूसरी वाली नॉन मेटल है, तो इससे कंपाउंड तो बन गया क्योंकि दोनों डिफरेंट एटम्स हैं, ठीक है। लेकिन ये चूंकि
आयनिक बांड के जरिए जुड़ रहे हैं आपस में, एक कैटाइन है एक एनाइन है, ठीक है, और आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये आयनिक बांड के जरिए आपस में जुड़े हैं, तो ये जो कंपाउंड बनता है इसको आयनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। वो वाले कंपाउंड इसके अंदर आयनिक बांड हो आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं। दोज कंपाउंड विच हैव द कोवलेंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड द कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। अब इसमें MgCl2 एटसेट्रा, यहाँ तक आपको बताना। और ये सिर्फ एटम्स हैं अकेले, अगर आपके पास एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, सपोज आपके पास है एल्यूमिनियम है, आप लिखते हैं, ठीक है, और Na है, ठीक है, इसके हज़ारों एटम्स हैं लेकिन आपस में मेटेलिक बॉन्ड से अरेंज्ड हैं, तो लिहाजा इसमें हम O2 या O3 नहीं ले सकते, या Na2 Na3 नहीं कह सकते इसको, ठीक है। एक पूरी आयरन है, इसकी पतरी है, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। अब इसमें ना जो एटम का मास होता है उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। एटम का जो मास है तो उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। अच्छा, ये वाले जो मालिक्यूल्स हैं ना, ये भी मालिक्यूल है, ये भी मालिक्यूल है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली आज़ादाना तौर पे। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो अकेला रह सकता है, सिंपल मालिक्यूल इसको हम कहते हैं, ठीक है। और H2 भी अकेला रह सकता है। ये तो चलो मालिक्यूल ऑफ एलिमेंट हो गया, ये मालिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो गया, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड के जो मालिक्यूल हैं ये सिंपली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इसको इसका जो मैस होगा उसको कहेंगे मालिक्यूलर मैस। और ये जो आपके पास आयनिक कंपाउंड्स है ना, ये इनका एक मसला है कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, 3D फॉर्म में अरेंज होते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। तो फिर हम इनका ना एक सिंपलेस्ट यूनिट लेते हैं कि मिसाल तौर पे पूरा आपके पास एक क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर ये अरेंज्ड है NaCl, तो किससे मिलकर बना हुआ है जी, NaCl से मिलकर बना हुआ है। इनके आपस में रेशो कितने हैं, जितने Na है इतने Cl हैं, हम कहेंगे जी NaCl इसका, ठीक है। ये तो एक सिंपल मैं आपको 3D फॉर्म बता रहा हूँ कि 3D फॉर्म का अरेंज होते हैं इस तरह, ये बहुत बड़ा लिंक होता है इनका आपस में, ये जो अरेंज्ड होते हैं। तो इनका जो सिंपलेस्ट जो फार्मूला है, इसके बेसिक जो आपस में रेशो है कि इसमें जितने, अगर 1000 सोडियम है तो 1000 क्लोरीन होंगे, ठीक है, तो NaCl 1:1, ठीक है। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, ये क्रिस्टल फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए इनका जो होता है ये कहते हैं हम इसको फार्मूला यूनिट। स्पेसिफिक डेफिनेशन की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ मैं आपको फिलहाल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ये फार्मूला यूनिट है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये आप NaCl लेंगे, इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये आपके पास इस तरह 3D फॉर्म में एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क होगा, ठीक है। और इसको देखो कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये तो आज़ादाना घूम रहा होता है, इंटरमालिकुलर फोर्सेस वीक वीक होती हैं इसके अंदर, ठीक है, लेकिन आज़ादाना घूम सकता है, वाटर भी, HCl भी, और ये भी, ठीक है। तो हमारे पास ये तीन चीज़ें हैं, तीन किस्म के, उनके मैथ्स को मालूम करने के तीन किस्म के इनके मैसेज होते हैं, ठीक है। फार्मूला यूनिट का जो मैथ होता है उसको हम फार्मूला मैथ कहते हैं, फार्मूला मैथ्स को, फार्मूला यूनिट के मैथ्स को फार्मूला मैथ्स कहते हैं, ठीक है। एटम के मैथ्स को एटॉमिक मैथ्स, मालिक्यूल्स विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली यानी कि आज़ादाना घूम रह सकते हैं, ठीक है, और क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं होते, ठीक है, और 3D फॉर्म नहीं बनाते, इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं मालिकुलर मैथ्स, और इस तरह ये फार्मूला मैथ्स। इसको आप नोट कर लें, मुझे बता दें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। व्हाट इज एटॉमिक मास? द मास ऑफ एन एटम, या इसको हम कहते हैं रिलेटिव एटम मास भी कहते हैं, क्योंकि इसको रिलेट करते हैं। द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एक एलिमेंट का एक एटम का मास, एज कंपेयर टू, उसको कंपेयर किया जाता है 1/12 ऑफ mass ऑफ कार्बन 12। इसको ज़रा आप अंडरस्टैंड करें। देखें, एटम इतना स्मॉल होता है कि एक फुल स्टॉप के अंदर 2 मिलियन एटम्स मिनिमम आते हैं, ठीक है।
ये पुरानी एक रिसर्च है इसके मुताबिक। तो देखिए इस एटम को हम जाकर ग्राम्स के अंदर, मिलीग्राम्स के अंदर तो मैयर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है इसको कंपेयर करने के लिए, ठीक है ना, तो इसकी बिरादरी का ही चाहिए, इसके अपने एक स्पीशीज़ का चाहिए, यानी कि एटम को एटम से कंपेयर कर सकते हैं। ग्राम्स एक बहुत बड़ा यूनिट है एज़ कम्पेयर टू एटम। एटम वेरी स्मॉल है। तो हम कार्बन 12 लेते हैं, उसका मास 12 है, और इसके 12 पीसेस कर लेते हैं, यानी कि कार्बन 12 है, ठीक है, इसके 1/12 कर लेते हैं, यानी कि इसके 12 पीस बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये कार्बन 12 हो गया। अब यहाँ पे हम लेते हैं, एक साइड पे लेते हैं जी हाइड्रोजन ले लेते हैं, दूसरी साइड पे कार्बन 12 में से एक पीस लगाते हैं इधर, तो कोई काम चल गया, इसका तो मैस, इसका मैस बराबर हो गया, ठीक है जी, इसका मैस 1 हो गया। अच्छा, अब हम ले लेते हैं, सपोज हमने हीलियम ले लिया, तो इधर ये कम है, फिर इसमें से दो दो ले लेते हैं कार्बन 12 में से, ठीक है ना, इसके कार्बन जो 12 है, इसका मैस 12 है ना, वो वाला आइसोटोप कार्बन का जिसका मैस 12 है, इसके 12 पार्ट्स का लेते हैं, 1/12, ठीक है, यानी कि 12 पार्ट्स कर लेते हैं, और फिर इसको कंपेयर किया जाता है किसी दूसरे एटम का जिसका हमने रिलेटिव एटम मैस फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हीलियम के साथ 2 लगाए, 3 4, ठीक है, 3 4, तो अभी ये हमारे पास क्लियर हो गया। अच्छा, इसका मैस हीलियम का 4 है, यानी कि इसका मैस 4 हो गया, ठीक है। तो हम कार्बन का जो मैस 12 है उसके 1/12, यानी कि उसके 12 पीसेस करते हैं। वो जो हर एक पीस होता है वो दूसरा मैस को, दूसरी किसी एटम के मैस को फाइंड आउट करने के लिए उसके साथ रिलेट करते हैं, उसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मैस। हमारे पास एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड कौन सा होता है, कार्बन 12 होता है, ठीक है। इसके फिर 1/12 पीस करते हैं, यानी कि 1/12 मतलब वी डिवाइड दिस कार्बन मैस, मैस ऑफ दिस कार्बन बाय 12, ठीक है, इसके 12 पीस हो गए। फिर उसको कंपेयर किया जाता है जिसका मैस हमने फाइंड आउट करना होता है, उसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मैस। रिलेटिव मींस व्हेन वी रिलेट समवन, ओके। तो फॉर एग्जांपल इसको रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है, ए आर से, एटॉमिक मैस ए से, और आर का मतलब रिलेटिव, रिलेटिव एटॉमिक मैस, ठीक है। सर जी जी। सर किसी बड़े एटॉमिक मास वाले एलिमेंट की मिसाल है। चलें बड़े वाले कर लेते हैं, जैसे कि आपके पास है कैल्शियम है, ठीक है, इसका मैस 40 है, यू मस्ट नो, एटॉमिक नंबर तो 20 है, मैस 40 है। तो यहाँ पे हमने कैल्शियम रखा, अब यहाँ पे कार्बन के 12 लगा दिए, तो मैस तो बहुत ज़्यादा है कैल्शियम का। फिर मज़ीद दूसरी कार्बन के हमने 12 पीसेस लगा दिए, वो भी डाल दिए, तो मतलब 2 कार्बन से भी ऊपर है। फिर तीसरे कार्बन के 12 के 12 36 बन जाता है, ठीक है, तो इससे भी इसके ऊपर मैस है। फिर चौथे कार्बन के जो हम 4 हैं वो इसके अंदर डाल देते हैं, तो हम देखते हैं कि कार्बन के जो 1/12, कार्बन के मैस का 1/12 जो हमने किए थे, यानी कि हर एक कार्बन के जो 12 पीस किए थे, वो 40 पीस यहाँ पे आ रहे हैं, 40 पीस आ रहे हैं, तब जाके कैल्शियम का मैस फाइंड आउट होता है। उसका मतलब है कि कैल्शियम का मैस कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने क्या अंडरस्टैंड करना है कि आपके पास जो कार्बन का मैस 12 है, इसको 1/12 करते हैं, यानी कि इसके 12 पीसेस बनाते हैं, फिर हर एक पीस के साथ दूसरे कंपेयर किया जाता है, वो इससे कितना बड़ा है, ठीक है, कितने तक है, तो मिनिमम मैस हाइड्रोजन है और बाकी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मैस किसके इक्वल होता है, सॉरी इसका फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, सर जी जी। ये आप बता रहे हैं कार्बन के लिए तो 12 20 में इनको एक एक करके लगाते हैं, तो इस तरह से गैस मालूम होता है। तो क्या ये पीरियोडिक टेबल से मालूम नहीं हो सकता है कि डायरेक्टली। वहाँ तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, पहले से डिटरमाइंड है, फिर टेबल के अंदर, तो ये तो एक बेसिक आपको बता रहा हूँ कि इसको रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों कहते हैं, इसकी डेफिनेशन होगी है, और इसको बताया जा रहा है कि बेसिकली इसको किस तरह मेजर किया गया था, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास, यहाँ पे आपके पास क्या है, mass of an atom divided by 1/12 multiply mass of कार्बन 12, यानी कार्बन 12 उसको 1/12 करेंगे तो उसका एक, ठीक है, उसके साथ रिलेट करेगा, कंपेयर करेगा, ये इससे 12 टाइम्स बड़ा है, 13 टाइम्स बड़ा है, तो हम उसको मैस दे देंगे, मैस ऑफ एन एटम, जिसको मैस हम फाइंड आउट करना है। ये वैसे आपके पास फार्मूला ये नहीं पूछा जाता है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि हमने 1/12 ऑफ द कार्बन 12 लेकर उसको कंपेयर किया किसके साथ, किसी भी एलिमेंट के एटम के साथ, तो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया। और इसी तरह अगर हम यहाँ एटम की जगह पे मॉलिक्यूल लगा देते हैं और यही है,
कि द mass of a molecule as compared to 1/12 the mass of carbon 12, तो वो relative molecular mass बन जाएगा। दूसरी डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं, relative molecular mass, ठीक है, m और साथ r लिखते हैं, relative molecular mass, ठीक है। The mass of a molecule as compared to 1/12 of mass of carbon 12, इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला मैं नहीं लिख रहा, ये फार्मूला इसी के अंदर आ जाता है। इसकी एग्जांपल्स आपको मैं आगे जाके देता हूँ, ठीक है। आगे बस रिलेटिव फार्मूला मास आ जाता है, उसकी भी डेफिनेशन ये है, द मास ऑफ ए फार्मूला यूनिट एज कंपेयर टू। सर जैद कह रहे हैं कि ये जो फॉर्मूलाज हैं इनको इनके अंदर वैल्यूज पुट करके सॉल्व करके दिखा दें। देखें, ये जो हम कह रहे हैं ना कार्बन 12, ठीक है, इसका एग्जैक्टली 12 इसका नहीं है। इसका जो भी एक मैस है, ठीक है, यहाँ पे 12 नहीं है, इसका मैस कुछ और है, वेरी स्मॉल है, ठीक है, तो उसके 1/12 करते हैं। तो ये कार्बन 12 इसलिए बता रहे हैं कि वो वाला एटम जिसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके 12 बनाते हैं, इसका मैस जो है वो आपके पास बुक के अंदर गिवन है 0.2 × 10⁻23 ग्राम है, ठीक है। तो इसलिए आप इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ समझें, दो बात आप ज़हन में रखें कि ये रिलेटिव एटम मैस कैसे होता है। एक तो ये एटम बहुत छोटा होता है, तो इसलिए इसका मैस को हम ग्राम के साथ कंपेयर करके नहीं फाइंड आउट कर सकते, इसको अपनी बिरादरी के साथ ही कंपेयर किया जाएगा, जिस तरह इंसान को इंसान के साथ कंपेयर किया जाता है, ठीक है, और किसी ऊँट को ऊँट के साथ कंपेयर करेंगे। अगर आप किसी गोले को कंपेयर करेंगे ज़मीन को, तो फिर आप सूर्य के साथ कंपेयर करेंगे। इन द सेम वे एटम इतना छोटा होता है कि उसको हम ग्राम के साथ कंपेयर करके फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसको अपनी बिरादरी का लिया जाता है, और जिसमें से कार्बन 12 मोर सूटेबल था, तो फिर इसके 1/12 पीसेस किए गए, इसके जो भी मैच था, ठीक है, और फिर उस हर एक पीस के साथ दूसरे किसी एलिमेंट के एटम को कंपेयर किया गया, फिर उसका एक रिलेटिव एटम मैस बना, ठीक है, इस तरह रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस बना, और इसी तरह रिलेटिव फार्मूला मैस। mass of a formula unit as compared to 1/12 mass of कार्बन 12। अब इसके एग्जांपल्स आगे चलते हैं। ये यहाँ तक बस आपने ये समझना है कि इसको अपनी बिरादरी के साथ यानी कार्बन के साथ कंपेयर किया गया। अभी तो भाई ये स्टार्ट है, ये बेसिक डेफिनेशन है, आगे जो है ना वो मेन चीज़ है, उसको ज़रा उस पर फोकस करें। हैव यू डन इट? Copy or copied? Have copied, or are you going to copy? Okay. ये आपके पास एक एलिमेंट है जो कि एक फ्री स्टेट में पाया जाता है, फिर उसका जो मैस है, एक एटम का जो मैस है, उस एलिमेंट का जो फ्री स्टेट में पाया जाता है, उसके एक एटम का मैस को कहते हैं रिलेटिव एटम मैस। उस रिलेटिव एटम मैस को जब हम इंस्टेड ऑफ AMU, इसका यूनिट होता है AMU, एटॉमिक मैस यूनिट, ठीक है ना, AMU, क्योंकि एक एटम का मैस है। लेकिन अब देखिए हम एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, कार्बन लेना चाहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेना चाह रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल को पकड़ के हम कैसे उसको एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे, बहुत मुश्किल है। तो हम एक ऐसी क्वांटिटी लेते हैं कि सारे रिलेटिव एटम मैस हो गया, रिलेटिव फार्मूला मैस हो गया, या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस हो गया, तमाम जो किसी भी मॉलिक्यूल का मैस है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस हो गया, और एक किसी फार्मूला यूनिट का मैस है तो उसको फार्मूला मैस कहते हैं, ठीक है, या किसी एक एटम का मैस है जिसको हम एटॉमिक मैस कहते हैं, तो उसको AMU या एक एटम लेना, एक मॉलिक्यूल लेना, एक फार्मूला यूनिट लेना, इट्स वेरी हार्ड, ठीक है। हम इस तरह कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकेंगे जब तक हम एक अलग नहीं कर सकते। तो फिर साइंटिस्ट इस
सोच में पड़ गई कि हम इसको एक ऐसी सूटेबल क्वांटिटी दें, एक ऐसा सूटेबल यूनिट दें जिसके अंदर सारे फिक्स हो जाएं। तो ये AMU की बजाय ये एक एटम का मैथ या एक मालिक्यूल का मैथ या एक फार्मूला का मैथ, इसको हम AMU में कहते हैं, जिसका यूनिट होता है, ठीक है, जिसको रिलेटिव एटम मैथ कहते हैं या रिलेटिव मालिक्यूलर मैथ या रिलेटिव फार्मूला मैथ। इसको फिर हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। जब उसको हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं ना, तो उसको फिर हम मोलर मैथ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मोलर मैथ, ठीक है। तो चले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके पास, सपोज आपके पास है सोडियम, इसका कार्बन के 12 के साथ कंपेयर करके आपने मैथ निकाला है, वो है 23। किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, जो उसका रिलेटिव एटम मास होता है वो तो हमारे पास क्लियर हो गया, ठीक है, वो AMU के अंदर होता है। जिस तरह 20 सोडियम का 23 हो गया। लेकिन अब सोडियम का आपने रिएक्शन कराना है, सोडियम का आपने कुछ जो केमिकल रिएक्शन करना है, कोई एक्सपेरिमेंट करना है, तो अब एक सोडियम का अलग एटम निकालोगे, इट्स वेरी हार्ड, ठीक है। इस तरह तो हमारे पास वो apparatus नहीं है, तो हम तो किसी की भी सोडियम का रिएक्शन नहीं कर सकेंगे। हम सारे किसी भी एटम का जो रिलेटिव एटम मास है उसको, एक एटम का मास है उसको एक ऐसा सूटेबल यूनिट देते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आ जाए, ठीक है। तो हम एक मेजरेबल यानी कि हम एक क्वांटिटी देते हैं ताकि उसको हम फॉर्मेट कर सकें, उसको हम ले सकें, उसको हम टेस्ट कर सकें, उसको हम केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करवा सकें ताकि हमारे लिए आसानी हो, ठीक है। तो हम AMU के बजाय उसको क्या कर देते हैं, हम 23 ग्राम लेते हैं। क्या लेते हैं? 23 ग्राम। किसी भी एटम का, किसी भी एक एलिमेंट का जो कि एक एटम का मास होता है वो तो होता है 23 AMU, या कोई भी AMU में होता है, उसको हम एक बड़ी क्वांटिटी में ले जाते हैं, ठीक है, ताकि उसको मैश करना, उसको केमिकल रिएक्शन में उसको यूज़ करना आसान हो जाए। तो उसको फिर AMU की निस्बत जो 23 ग्राम है, इट्स वेरी ह्यूज क्वांटिटी, ओके। तो इसको हम 1 मोल भी कह सकते हैं। जब भी किसी एटम का मास, रिलेटिव एटम मास, ग्राम में एक्सप्रेस किया जाए, इट इज़ कॉल्ड 1 मोल, इट इज़ कॉल्ड 1 मोल। इसकी डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ बाद में, ठीक है। और फिर इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मैं इसको रिवाइज कराता हूँ आपको। वो एवोगैड्रोस नंबर होते हैं, यानी कि एक मोल जब आपने सोडियम लेना है, अब स्टार्ट से आप समझे इसको, आपके पास एक एलिमेंट है जो कि सपोज सोडियम है, उसका कार्बन के 12 के साथ जब आपने मास फाइंड आउट किया है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी कि एक एटम का मास, सोडियम के एक एटम का मास को क्या कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन अब ये है कि सोडियम का एक एटम को लेना, केमिकल रिएक्शन के अंदर उसको लेके जाना, सबसे पहले है कि सोडियम के एक एटम को एक्सट्रैक्ट करना ही बहुत मुश्किल काम है। तो हम एक इसको मेजरेबल क्वांटिटी, इसको एक बड़ा करके दिखाते हैं कि इसको एक बड़ी पैमाइश में सबको लेके जाते हैं, चाहे किसी एटम का एटॉमिक मास हो, किसी मालिक्यूल का मालिक्यूलर मास हो, जो कि आगे हम स्टडी करेंगे, चाहे फार्मूला मास हो, तो उन सब को हम AMU की जगह पे उसको हम ग्राम में लेके जाते हैं, ठीक है। सबको एक बड़ी मेजरेबल क्वांटिटी या यूनिट देते हैं, मेजरेबल यूनिट देते हैं, ठीक है, ताकि उसकी मैच कर सकें हम, ठीक है। तो आपके पास 23 इसका AMU मैच था एक एटम का, तो हमने 23 को 23 ग्राम कर दिया ताकि हम सोडियम को मैच कर सकें। अब जब भी किसी एटम का मैस, जिसको रिलेटिव एटम मैस कहते हैं, ठीक है, उसको हम ग्राम में एक्सप्रेस करें तो उसको मोल भी कहा जाता है। किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास है, जिसको रिलेटिव एटम मास कहते हैं, ठीक है, जो कि AMU में एक एटम का मास है, तो उसको जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, एक बड़ी क्वांटिटी में एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि ग्राम के अंदर, स्पेसिफिकली ग्राम के अंदर एक्सप्रेस करेंगे, उसको एक मोल कहते हैं। जब उसको एक मोल कहते हैं तो लाजमी बात है जब उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल जो होंगे वो भी ज़्यादा हो जाएंगे। वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे? 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। इसको एवोगैड्रोस नंबर भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसकी मैं आपको डेफिनेशंस भी आगे बताता हूँ। इसी तरह मैं आपको एक बताता हूँ, आपके पास है मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम की एक एटम का मास तो हो गया 24। एक एटम को लेना, उसको मैश करना, इट्स वेरी हार्ड, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, 24 को AMU की बजाय ग्राम के अंदर एक्सप्रेस करते हैं ताकि भाई मैग्नीशियम को हम मेजर कर सकें। जब इसकी एक एटम का मास AMU है जो कि वेरी स्मॉल है, ग्राम में करता हूँ तो ये तो बहुत बड़ा बन जाता है।
तो इसको जब ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है तो उसको हम कहते हैं 1 मोल। और जब ये 1 मोल बन जाता है तो इसके अंदर एटम्स की तादाद भी ज़्यादा हो जाती है। वो कितनी तादाद हो जाएगी? सर 6। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स में 6 × 10⁻, 0.2 नहीं है यहाँ पे। चलें ठीक है, ये बास बुक्स में है 02, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, मोर एक्यूरेट यही बनता है। तो 6 × 10⁻23। अच्छा, इसी तरह आपके पास एल्यूमिनियम है, तो उसके एक एटम का मास तो कितना हो गया? 27 हो गया। लेकिन हम एक एटम को तो मैच नहीं कर सकते, ये रिलेटिव एटम मैच हो गया, एक एटम का मैच। इसको कार्बन के 12 से के साथ कंपेयर करके हमने फाइंड आउट किया था। एक एटम को लेना बहुत मुश्किल है। एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले एक एटम अलग करो, फिर उसका रिएक्शन कराओ। तो उसको हम साइंटिस्ट ने आसानी के लिए उसको ग्राम में एक्सप्रेस किया, जितना भी है उसको ग्राम में कर दो, ठीक है, 27 ग्राम, ठीक है। सबको उसी क्वांटिटी, उसी वही क्वांटिटी है, सिर्फ क्या कर दिया AMU से ग्राम में, AMU के साथ ग्राम में, तो एक जैसा इसमें इजाफा आया, ठीक है, यानी कि सिर्फ यूनिट चेंज किया। जैसे कि अजीजुल्ला का मैस 60 kg है, हम कहते हैं जी 60 kg में ये नहीं होता, तो हम कहते हैं 60 टन कर लें, ठीक है। अच्छा, इसी तरह मोहम्मद बिन बाबर का मैस जी 45 kg है, तो उसको हम कहते हैं ये नहीं होता, 45 टन कर दें। तो देखें जितना इसमें इजाफा होगा ना, इसके 1000 टाइम्स इसके अंदर इजाफा हो गया, ठीक है। इसके अंदर भी इस तरह ही इजाफा हुआ है, सिर्फ यूनिट चेंज किया है। तो इसी तरह आपके पास इसका AMU के अंदर है, तो इसको हमने ग्राम में कर दिया। जब ग्राम में कर दिया तो इसको कहते हैं 1 मोल। और इसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? लाजमी बात है, यहाँ पे एक एटम का मास AMU में था, जब ग्राम में कर दिया तो उसके अंदर पार्टिकल ज़्यादा हो जाएंगे, और उसको 1 मोल भी कह रहे हैं, वो है 10⁻23। ये था हमारे पास यहाँ तक एलिमेंट के लिए। अब ज़रा हम जाते हैं मॉलिक्यूल के लिए। मॉलिक्यूल सपोज आपके पास है H2, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आ गया, तो इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होगा एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, और इसका कितना बन जाता है? 2 बन जाता है, ठीक है, 2 AMU। इसको हम जब ग्राम एक्सप्रेस करेंगे तो 2 ग्राम बन जाता है, और जब 2 ग्राम बनता है तो उसको हम 1 मोल भी कह सकते हैं। ग्राम एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है AMU की निस्बत, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने बन जाएंगे? 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स कह लेते हैं सिंपली, ठीक है ना, चाहे वो एटम्स हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, चाहे फार्मूला यूनिट्स हो। चलें, हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 44 है AMU। लेकिन जब हम इसको 44 ग्राम के अंदर एक्सप्रेस करते हैं तो ये बन जाता है 1 मोल। क्योंकि अब ज़रा इस सब में देखें ना, 23 ग्राम के अंदर कितना मैस, कितने मोल हैं? 1 मोल है। 24 ग्राम के अंदर, चाहे एटम का 24 ग्राम में मैग्नीशियम का, इसके अंदर कितने मोल हैं? 1 मोल है। 27 के अंदर कितने मोल हैं? 1 मोल है। 2 ग्राम अगर हाइड्रोजन मालिक्यूल का आ जाए, उसके अंदर कितने मालिक्यूल हैं, कितने मोल हैं? 1 मोल है। 44 ग्राम अगर कार्बन डाइऑक्साइड के आ जाए तो उसके अंदर कितने मोल हैं? 1 मोल है। तो चूँकि इस सब मैस के अंदर एक एक मोल है, तो इसको हम कह सकते हैं मोलर मैस। क्या कहते हैं जी? मोलर मैस, यानी कि वो वाला मैस जिसमें 1 मोल पाया जाता है। आपसे कहा जाए कि एल्यूमिनियम का मोलर मैस कितना है? 27 ग्राम भाई, इसके अंदर 1 मोल पाया जाता है, 27 ग्राम इसका मोलर मैस है। द मैस ऑफ 1 मोल इज कॉल्ड मोलर मैस। अब जब 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? 6 × 10⁻23, ठीक है ना। AMU के अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल का मैस था, ग्राम में किया तो एक ह्यूज इंक्रीमेंट आया इसके अंदर, उसको 1 मोल भी कह रहे हैं, पार्टिकल्स भी ज़्यादा हो गए। अब बात कर लेते हैं H2O की, इसका 18 AMU मैस है। इसको 18 के एक मॉलिक्यूल को लेना मुश्किल है भाई, इसको तो वेरी स्मॉल है। तो साइंटिस्ट ने इसको एक ह्यूज क्वांटिटी एज कम्पेयर टू AMU, जी इज द ग्राम इज द ह्यूज क्वांटिटी, तो इसको हमने 1 मोल कर दिया, ठीक है। इसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए। ये तो आपके पास हो गया मॉलिक्यूल जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। टाइम कम है, ठीक है, ज़रा जल्दी से हम कर लेते हैं। आगे आपके पास है फार्मूला यूनिट, यानी आयनिक कंपाउंड। ये कोवलेंट कंपाउंड है, चाहे वो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट हो या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो, ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इसको मॉलिक्यूलर एलिमेंट हो गया, और ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स हो गया।
अब आपके पास फार्मूला यूनिट यानी कि आयनिक कंपाउंड जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, 3D फॉर्म में होते हैं, NaCl। तो इसका होता है 58.5 AMU। जब हम 58.5 को एज इट इज़ ग्राम एक्सप्रेस कर लेंगे तो वो 1 मोल बन जाएगा, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, उसका मोलर मास कितना है 58.5। उसका नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स कितने होंगे 6 × 10⁻23। इसी तरह आपके पास MgCl2 देख लो, मैग्नीशियम को 24 और ये बन जाता है 71.95 AMU। एक अगर आपके पास फार्मूला यूनिट है, लेकिन इसको एक तो हम ले नहीं सकते, बहुत छोटा होता है, सर मुश्किल जी जी। सर उस्मान शेख का क्वेश्चन है कि ये इसका NaCl का जो मोलर मास है ये डेसिमल में क्यों आ रहा है? हाँ देखें ना, सोडियम का होता है 23, ठीक है, और क्लोरीन का होता है 35.5, ठीक है, तो ये बन जाता है 8, 5 इस तरह। आप कह सकते हैं कि क्लोरीन का 35.5 क्यों है, ठीक है, इसको फिर बाद में स्टडी करते हैं, सिर्फ इसका फ्रैक्शन के अंदर है, इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 1 मोल 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है, और ये रिलेटिव फार्मूला मास है। उसका कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं है, ठीक है, रिलेटिव। सर ये पार्टिकल वाला फॉर्मूला आयनिक कंपाउंड्स में नहीं लगता? नहीं लगता। लगता है ये इतने नंबर ऑफ पार्टिकल जो है ना, ये आपके पास क्या है, ये फार्मूला यूनिट्स हैं, ये सारे इतने एटम्स हैं, ये भी सारे एटम्स हैं, ये भी एटम्स हैं। फिर उसके मैं आयंस के आगे बताता हूँ क्वांटिटी। ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, और ये क्या है, फार्मूला यूनिट्स हैं। आप कहेंगे इसके अंदर आयंस की क्वांटिटी, देखें NaCl के अंदर इतने आपके पास फार्मूला यूनिट्स हैं, तो उसके अंदर सोडियम की भी इतनी तादाद होगी, क्लोरीन की भी इतनी तादाद होगी। एक मिनट रह गया, जल्दी करें, नई मीटिंग स्टार्ट करनी है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। पार्टिकल्स में सारे आ जाते हैं, एटम्स भी आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं, और फार्मूला यूनिट्स भी आ जाते हैं, और आयंस भी आ जाते हैं, जिसको मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें आपको कन्फ्यूजन है।